हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके कक्षा 10वीं विषय हिंदी की क्वेश्चन आंसर्स को, क्योंकि बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि हिंदी में मार्क्स कट जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो चीजें उनको याद नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही है, बहुत मुश्किल लगता है। तो उसको हम लोग आसान बनाने के लिए, ताकि आपको जो है आसानी से तैयारी हो जाए, आप जो है सुन करके उन चीजों को याद रख पाओ, इसलिए ये वीडियो जो है बनाया जा रहा है ताकि आप बोर्ड में अच्छा सा अच्छा स्कोर कर पाओ। बाकी भी सब्जेक्ट की वीडियो डल रही है, तो आप सभी सब्जेक्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम जो है छत्तीसगढ़ में बेस्ट से बेस्ट जाए और आपका परसेंट जो है अच्छा से अच्छा बने। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग आपके कक्षा 10वीं हिंदी की इकाई 1 को, इकाई 1 में क्या है भाई, आप लोगों का प्रकृति और पर्यावरण, मीन्स इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के बारे में और पर्यावरण से रिलेटेड ही पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। 3 है, 1.1, 1.2, 1.3 करके आपके 3 चैप्टर है, तो जिसमें हम लोग आपके 1.1 को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो पार्ट का नाम क्या, चंद्रगहना से लौटती बेर। पाठ का नाम क्या है, चंद्रगहना से लौटती बेर। जो कविता है उसका, उसके जो कवि कौन है भाई, केदारनाथ अग्रवाल जी। तो आप लोग इसको अच्छे से जितना पॉसिबल हो सके कवि लेखक का नाम जरूर याद कीजिए, क्योंकि कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ आसान तरीके में, जिससे आपको अच्छा नंबर जो है आपके एग्जाम में मिले। ठीक है, तो चलो ये नाम याद रखेंगे, कौन, केदारनाथ अग्रवाल, और ये चंद्रगहना से लौटती बेर। ये दो नाम आप लोग जरूर याद करेंगे, फिर पूरा आंसर आपके हाथ में और आप अच्छा से अच्छा नंबर जो है ला सकते हैं। चलो देखो कैसे बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और आंसर आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि अलसी के मनोभावों का वर्णन करना है। तब देखो वो पाठ का नाम और केदारनाथ अग्रवाल जी का नाम इसमें यूज करना ही है आपको। प्रस्तुत कविता लिखा है, तो यहां पर प्रस्तुत कविता की जगह आप लिख के आ सकते हैं प्रस्तुत कविता चंद्रगहना से लौटती बेर में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के अनुसार। ऐसा कर दो उसको ना, तो चेकर आपको डेफिनेटली अच्छा मार्क्स देंगे। ठीक है, तो उस नाम को कहाँ कैसे यूज करना मैं बता दिया, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन में उस टाइप से नाम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसके लिए बहुत से बच्चों से बात किया, आंसर शीट देखे टॉपरों का, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल किया। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखो हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, आंसर को एकदम रट्टा नहीं मारना है कि का की के वाला नहीं करना है कि आप थोड़ा सा भी एक वर्ड भूल जाओ तो आपका आंसर पूरा मिस हो जाए, आप नहीं कर पाओ। तो इसलिए समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अलसी के मनोभाव का वर्णन करना है आपको, तो अलसी की मनोभाव कैसा है तो हमें पाठ के आधार पर करेंगे। तो प्रस्तुत कविता, वहां पर प्रस्तुत कविता लिखेंगे तो कहीं ना कहीं अधूरा होता है, इसलिए चंद्रगहना से लौटती बेर नामक कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी जो है प्रकृति के सुंदरता का वर्णन किए हैं। सुंदरता का वर्णन इस प्रकार किए, देखो अलसी एक क्या है, तिलहन का फसल है जो चने के खेत के पास है। ठीक है, कोई अलसी है वो कहां पर है, चने के खेत के पास है, जिसको देखकर ऐसा लगता है मानो कि वह पौधा अपने पतले और लचीले तनों के बल पर झूम रहा है। ठीक है, आपको पता है अलसी एक पतला होता है, तो अपने पतले और लचीली तनों के बल पर वो क्या हो रहा है, झूम रहा है, इधर उधर हिलते रहते हैं ना पेड़, उसी चीज को बोल रहा है कि देखो फिर से ध्यान से देखो, कहां से करना है, यहां से, कि अलसी एक फसल है, अलसी एक फसल है जो कि किसके, चने की फसल के पास में या चने के फसल में है, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर वो उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो उसकी पतली तने के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, झूम रहा है, ऐसा लगता है। उस पर नीला खिला फूल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा। और देखो उस अलसी के फूल पर कैसा फूल खिलता है, सॉरी अलसी पर नीला फूल खिलता है जो कि उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा देती है। जो भी इस प्रकृति की इस मनोरम दृश्य को देखेगा वह क्या हो जाएगा, मंत्रमुग्ध हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको खत्म कर सकते हैं बहुत आसान तरीका पे। ठीक है, कंक्लूजन यही है कि आप लोग इसको एक बार क्या कर लीजिए, पूरे को आप लोग जो है इसको छिपा लीजिए। ठीक है, किसको छिपा लीजिए, ये पूरे आंसर को, इतना को। ठीक है, तो उसके बाद आप बोल के देखो कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो पूरे आंसर को छुपा लेंगे, फिर आप खुद से सोचिए, देखो आगे पीछे बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बिना याद करे जो है बिना रट्टा मारे लिख के आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला प्रश्न है, विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है। जो विजन नामक जगह है वो किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है उसको बताना है। तो विजन अर्थात निर्जन स्थान से है। कवि के कहने का मतलब यह है कि व्यापारिक नगर में व्याप्त कोलाहल, प्रदूषण और संवेदनहीनता से लाख गुना यह निर्जन स्थान अच्छा और उपजाऊ है। देखो देखो विजन का मतलब एक ऐसी जगह, खाली जगह, वो खाली जगह मतलब सुनसान जगह, एक निर्जन जगह जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं।
एकदम वहाँ ठंडी हवा चलती है, पर्वत पहाड़ वाला इलाका है समझो, तो वो जगह जो है व्यापारिक नगर जैसे आपके शहर से क्यों श्रेष्ठ है? तो सिंपल सी बात आपको पता है, शहर में क्या होती है, शोर गुल हल्ला होता है, लेकिन भाई आपके विजन में क्या होती है, मतलब एक ऐसे शांत जगह में क्या होती है, मस्त वहाँ की वातावरण अच्छी रहती है, ठंडी हवा आती है, पेड़ पौधे फूलों की सुगंध आती रहती है। तो सोच सकते हो ये इसलिए उसको क्या बोला गया है, श्रेष्ठ बोला गया है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी तैयारी जो है इस चैनल के माध्यम से अच्छे से हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और पिछले 2 बोर्ड एग्जाम हमने कवर कर चुके हैं, और आप लोग को जो है इस बार हमारे थर्ड सेशन वाले हो, तो आप लोगों को भी उनके जैसे बेनिफिट जरूर मिलेगा, तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते चले। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि काले माथी वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है? जो काले माथी वाली चिड़िया होती है वो मछली को कैसे पकड़ती है? तो रट्टा नहीं मारना है मेरे भाई बहने लोग, ध्यान से सुनो, इसको समझ के लिखना है। जो सुनोगे उसी को वहां पर अपने मन में एक बार और सोच लो, फिर उसी को जाके एग्जाम में आपको छाप के आना है। काले माथे वाली चिड़िया अत्यंत चतुर तथा फुर्तीली होती है, वो तो आपको पता है। फिर दूर आसमान से वह तालाब में तैरती है। आप लोग देखोगे तालाब के ऊपर एक छोटी सी काली सी चिड़िया क्या करते रहते हैं, वो एकदम टक्का मारते, देखा, फिर एकदम सर्ट से नीचे आता है। आप लोग बहुत से बच्चे लोग देखेंगे, तो देखे हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, हाँ भैया हम देखें, यहाँ सर हम देखें करके जरूर बताएंगे, ताकि पता चलेगा कि कितने बच्चे जो है देखें। ठीक है, तो वो क्या करती है, मछली पकड़ने के लिए ऊपर से आती है और क्या करते हैं, वो मछली को अपनी चोंच से उठा करके ले जाती है, सिंपल सा। तो काले वाली मछली वो चिड़िया क्या करती है, ऊपर जो है एकदम अत्यंत फुर्तीली होते हैं, चतुर होते हैं, तो वो एकदम तालाब के ऊपर में ऐसे रहते हैं, और अचानक से जैसे उनको मछली दिखे, ठीक है, तो वो फिर आकर के नीचे टप से आकर के एकदम, उसकी स्पीड की बात करें तो बहुत ज़्यादा होती है, आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी आंसर लिख सकते हैं कि जो काले माथे वाली चिड़िया अत्यंत चतुर तथा फुर्तीली होती है, दूर आसमान से वह तालाब में तैरती सफेद मछली को देखकर अचानक तालाब के सतह अर्थात ऊपर तल पर आक्रमण कर अपनी चोंच से मछली दबाकर उड़ जाती है। इस तरह से बहुत आसान है, सब चीज़ को जानते हो तो इस तरीके से उसको लिख सकते हो। फिर और हमने आप लोगों के लिए कोशिश किया कि एकदम आसान से आसान लाया जाए, इसलिए आप लोग भी बहुत ध्यान से इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बांधे मुरैठा शीश पर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब क्या है, बांधे मुरैठा शीश पर, इसको बस समझा देना। तो चंद्रगहना से लौटती प्रस्तुत कविता चंद्रगहना से लौटती बेर नामक कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के अनुसार इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रकृति के अनुपम छटा का वर्णन करता है कि चने के छोटे से पौधे के ऊपर खिला हुआ फूल इस तरह लग रहा है जैसे कोई उन पर सिर पर पड़ गए। यहाँ पर देखो, बांधे मुरैठा शीश पर, इसका मतलब किससे तुलना की गई, चने के पौधे से किया गया। चना का पौधा पर क्या लगा होता है, उसके फूल किसके जैसे लगता है कि मानो वो पगड़ी के जैसे लगता है, जैसे पगड़ी पहना जाता है ना सिर पर, उसी तरह से वो चने के फूल है वो उसके पगड़ी के जैसे लगते हैं। उसी चीज को बोल रहा है कि कोई अपने सिर पर पगड़ी बांधकर खड़ा हो, अर्थात साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य की शहरी विकास की तीव्र गति के बीच अपनी संवेदनाओं को सुरक्षित रखना चाहता है। यहाँ प्राकृतिक संस्कृति की एकता का बोध होता है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसी चीज को लिख देना, बहुत ज्यादा ये वर्ड्स थोड़ी सी नीचे की मैं मानता हूँ हार्ड है, तो ये सब चीज को थोड़ा सा मेंटेन करके आप लोग लिख लेंगे कि बांधे मुरैठा शीश पर का आशा है कि से कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का आशा है कि जिस प्रकार खेत में चने होते, वो चने के फूल ऐसा प्रतीत होता है मानो कि पगड़ी बांधा हो, इसी से उन्होंने तुलना किया है, जो कि प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया। इस तरह से आप इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपके बुक से इस पर क्या बोला जा रहा है कि देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा, इस पंक्तियों में प्रकृति के किस दृश्य की ओर संकेत किया गया? तो इसको बताना है तो आपको बहुत ध्यान से देखेंगे, इसकी आंसर थोड़ी सी बड़ी होगी, बट हम देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है। ठीक है, जिस प्रकार चना, अलसी और सरसों की प्राकृतिक सुंदरता दिखाई पड़ती है, उससे यह बोध होता है कि जैसे स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति अपने प्रेम अनुराग से इन्हें सिंचित कर रही है, अर्थात खेती में उगे सरसों के पौधे ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो फागुन भी हवा में वह अपना आंचल लहरा रहा है। तो इस तरीका से इसको जो वर्ड्स लिखा उसी को अपने भाषा में कर सकते हो, सभी तरफ से इसको अपने मन से मतलब लिखने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो इस आंसर्स को अच्छे से लर्न कर लेना एक बार, फिर रटना नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आगे पीछे करके वर्ड्स को सही से यूज करके आपको लिखना है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 6, प्रेम की पृष्ठभूमि को
देखकर उपजाऊ क्यों बताया गया? जो प्रेम की प्रिय भूमि होती है वो अधिक उपजाऊ क्यों होता है, ये बताना है। तो प्रकृति की अनुपम छटा को देखकर कवि का हृदय प्रेम से क्या हो जाते हैं? प्रेम के स्नेह से ओतप्रोत हो जाते हैं। अर्थात ऐसा दृश्य देखकर कवि के मन में प्रेम का बीज अंकुरित होने लगता है। इसलिए कवि ने कहा कि प्रेम की प्रिय भूमि अन्य जगहों से अधिक उपजाऊ होती है करके। तो ये इसकी आंसर हो जाएगी और इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब उनके प्रेम, उनके प्रकृति को देख करके उनके मन में एकदम, हम लोग भी देखते कई ऐसे जगह जाते एकदम खुश हो जाते हैं ना, तो उसी चीज़ को देख करके बात करें। अब आप कवि के हिसाब से एक ऐसी जगह के बारे में सोचो जहाँ मस्त प्रकृति, प्राकृतिक सौंदर्य। हम लोग जो है ग्रामीण एरिया वाले या जो समतल एरिया वाले, मैदानी इलाका वाले लोग अगर पर्वतीय पहाड़, नदी नाले में जाते कितना खुशी लगता है हम लोग को पता है। हम लोग छत्तीसगढ़ के कईयों जगह में घूमने जाते हैं, है ना। अगर वैसी जगह में जाओगे आप तो कितना बढ़िया रहेगा। तो वैसी जगह को ही सोच के इन चीज़ों को आपको लिख लेना है, ठीक। फिर 2 क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। मतलब एक एक लाइन पर है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चमक आता, इसका मतलब भी बताना है। फिर सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चिरता उड़ता गिरता सारस का स्वर। तो इसको करना है, बहुत आसान है। देखो छोटा छोटा इसकी आंसर है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि तालाब के जल में सूर्य की किरण पड़ती है। तो देखो उसका मतलब ये कि सूर्य की किरण की बात हो रही है। हमने ऊपर वाले को आंसर देख रहा है, ये वाले का, ठीक है। क्या एक चांदी का बड़ा सा गोला, मतलब पानी पर, आप लोग तालाब में पानी है, उस पर सूर्य का प्रकाश आता है तो वो चांदी के सिक्के जैसे दिखाई देता है, गोला से दिखाई देता है। तो उसी को दे सूर्य की किरण जब पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब जल पर एक चांदी के सिक्के की खंबे की तरह दिखाई देती है और कवि के आंखों को चकाचौंध कर देता है। और वो क्या होने लग जाता है? चिकमिकाने लग जाता है ना, चमकने लग जाता है ना। उसी चीज के बारे में बोल रहा है, तो उसी को आपको लिखना है। फिर सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चिरता उड़ता गिरता सारस का स्वर, ठीक है। इसका देखते हैं इसका मतलब क्या नेक्स्ट का। तो इस तरीका से इसकी भी हो जाएगी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि पक्षियों के बीच सारस की जंगल को भेदने वाली ध्वनि सुनाई पड़ती, जो कभी घटती कभी बढ़ती। यह सुनकर कभी भी सरसों के बीच जाने की कल्पना, सारसों के बीच जाने की जो है, सारस जो पक्षी होते हैं उनकी आवाज़ सुन करके कभी उनकी आवाज़ क्या होती है, जंगल में एकदम गूंजने लगता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो उसी बात को वहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। फिर जो ग्रामर, इस पे हम लोग जो भी कम आएगी ग्रामर, तो उस ग्रामर को करने वाले हैं। तो देखो हमारा अलंकार में आया मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार किसको बोलते हैं? जिसमें प्रकृति का तुलना किया गया हो, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया हो, उसी को ही क्या कहा जाता है? मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ जड़ वस्तु या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। फिर उदाहरण के लिए आप लोग जैसे कि बांझ भूमि इधर उधर, यह हरा ठिगना चना, इस तरीके से मतलब प्रकृति का कहीं ना कहीं तुलनात्मक किया गया है। अलसी हठीली, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब तुलनात्मक होती है तो वहाँ पर क्या होती है? मानवीकरण अलंकार होते हैं, जहाँ तुलना किए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है भाई चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो आप लोग इसमें से जिसको भी नोट करना है नोट कर लेंगे 1 by 1 अच्छे से, ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। और जो सुने हो उसी को लिखना आपके लिए जरूरी। तो जितना हो सके लिखना को कोशिश करो, वो भी मैं नहीं बोलता कि एज अ टिक आप ऐसे लिखो। आप सुन लिए वीडियो से, क्वेश्चन देखो और अपने मन से उसको लिखने का कोशिश करो और किसी एक जगह रखो। और इसी को ऐसा नहीं कि अभी इससे पढ़ रहे हो कभी बाद में उससे पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं हो। इसलिए आप अपना खुद का नोट बना के रखो, तभी आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मेरिट लिस्ट में नाम ला सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आपके जुनून के लिए। तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है।